बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरीश बाबू नाम का एक जमींदार रहता था, जो अपनी चालाकी और लालच के लिए दूर दूर तक कुख्यात था। हरिलाल देखने में तो साधारण इंसान लगता था, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा कठोर और उसकी नीयत जहरीले नाग जैसी थी। वह अपनी जमीनों को गरीब किसानों को ठेके पर देता था, लेकिन इसके पीछे उसकी एक शातिर चाल छुपी होती थी। हरिलाल के गांव में अधिकतर किसान गरीब और अनपढ़ थे। वे अपने पेट की आग बुझाने और परिवार का गुजारा करने के लिए जमींदार के ठेके पर काम करने को मजबूर हो जाते। हरिलाल उन्हें मीठे शब्दों और झूठे वादों से फुसलाता। वह कहता, मेरी जमीन पर काम करो, तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हारे परिवार के लिए यह काम वरदान साबित होगा। परंतु जैसे ही किसान उसकी जमीन पर काम करना शुरू करते, हरिलाल का असली रूप सामने आने लगता। वह अपने ठेके की शर्तें बदल देता और किसानों पर भारी कर का बोझ डाल देता। उनकी उपज का बड़ा हिस्सा हरिलाल अपने पास रख लेता और किसानों को मुश्किल से इतना मिलता कि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। हरिलाल का लालच इतना अधिक था कि वह किसानों को धोखे से कर्ज के जाल में फंसा देता। वह कहता, इस बार अगर तुम्हारी फसल खराब हुई तो मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा, पर अगली बार मुझे ब्याज समेत वसूल करना होगा। मासूम किसान उसकी बातों में आ जाते और कर्ज के जाल में फंसते चले जाते। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी खराब हो जाती कि वे अपनी जमीनें, यहाँ तक कि घर भी हरिलाल के नाम करने को मजबूर हो जाते। गांव के हर आदमी के दिल में हरिलाल के लिए डर और घृणा थी, लेकिन कोई भी उसकी ताकत और धन के कारण उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। हरिलाल का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और उसकी अमानवीयता ने किसानों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। एक दिन की बात है, हरिलाल अपनी हवेली के बड़े से बरामदे में एक आलीशान कुर्सी पर बैठा था। हाथ में एक कीमती चांदी का गिलास था, जिसमें गाढ़ा दूध झाग बनाकर लहरें मार रहा था। सामने उसका वफादार नौकर रघु खड़ा था, जो अपने मालिक की हर बात पर सिर झुकाए हामी भरने को तैयार रहता था। हवेली की छत पर टंगे बड़े बड़े पंखे धीमे धीमे चल रहे थे, मानो हरिलाल के आराम का ख्याल रख रहे हों। हरिलाल ने गिलास को मेज पर रखते हुए गहरी सांस ली और रघु की ओर मुस्कुराते हुए कहा, इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है रघु। सुबह से शाम तक अपनी पीठ तोड़ते रहते हैं और फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। इनकी हालत देखकर कभी कभी तो हंसी आती है। रघु ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं मालिक। आखिर आप इस गांव के जमींदार हैं। यहाँ के हर किसान की जिंदगी आपके इशारे पर चलती है। आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। हरिलाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, यही तो बात है रघु। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन देता हूँ कि ये बेचारे समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। मेहनत ये करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और फसल का पूरा फायदा मैं उठा लेता हूँ। सोचो रघु, यही तो असली जमींदारी है। राजा कहलाने का असली मजा यही है। रघु ने उसकी बात पर चापलूसी भरी हंसी हंसते हुए कहा, आप तो सचमुच इस गांव के राजा हैं मालिक। आप जैसा अक्लमंद और चालाक जमींदार मैंने आज तक नहीं देखा। आप बड़ी होशियारी से इन किसानों से अपना काम निकलवाते हैं। आपकी शर्तें तो इतनी पेचीदा होती हैं कि ये किसान चाहकर भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हरिलाल ने गर्व से अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कहा, इनकी औकात ही क्या है रघु। ये मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं और मेरे आदेश पर हर काम करने को तैयार रहते हैं। ये समझते हैं कि मैं इन पर एहसान कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं इनकी जिंदगी का हर पहलू अपनी मुट्ठी में कैद कर चुका हूँ। मेरे बिना इनका वजूद ही नहीं। रघु ने तुरंत जवाब दिया, सच कह रहे हैं मालिक। पूरा गांव आपका गुलाम है। हरिलाल ने आंखों में लालच और अहंकार का रंग भरते हुए कहा, हाँ, और यही मुझे सबसे ज्यादा सुकून देता है। मेरी हर चालाकी मुझे और ताकतवर बनाती है।
इन किसानों की मेहनत से मेरा गोदाम हर साल फसलों से भर जाता है और ये बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। यही तो असली जमींदारी है। हवेली के बड़े बरामदे में बैठे हरिलाल का मन अभी अपनी चालाकियों पर इतराते इतराते और भी ज्यादा योजनाएं बनाने में लगा हुआ था। तभी आंगन में एक कमजोर थकाहारा आदमी दाखिल हुआ। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही थी। वह आदमी पास आकर झुकते हुए बोला, मालिक मैं मदन हूँ, पास के गांव सीतापुर का रहने वाला। मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हरिलाल ने मदन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी दशा का अंदाजा लगाते हुए मुस्कराया। यह मुस्कान अंदर से छल और चालाकी से भरी हुई थी। उसने बड़े ही रौबदार अंदाज में कहा, हाँ भाई तुमने ठीक सुना, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। पर यह बताओ तुम क्यों मेरी जमीन लेना चाहते हो? मदन ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, मालिक मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास खुद की जमीन नहीं है और परिवार के लिए रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। अगर आप मुझे अपनी जमीन ठेके पर दे दें तो मैं उस पर मेहनत करके फसल उगा लूंगा। मेरी मेहनत का फल मेरे बच्चों का पेट भर सकेगा। हरिलाल ने कुछ पल सोचने का नाटक किया, फिर अपनी चालाकी छुपाते हुए कहा, ठीक है मदन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे सकता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन्हें मानोगे तभी यह संभव होगा। मदन ने जल्दी से कहा, मालिक मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। हरिलाल ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, सुनो, मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर दिन रात मेहनत करनी होगी, और दूसरी 1 साल बाद जो फसल होगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और बाकी आधा तुम्हारा। यह सौदा तुम्हारे लिए भी फायदेमंद रहेगा। समझ गए? मदन ने थोड़ी उम्मीद और थोड़े डर के साथ सिर हिलाया। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं। मैं अपनी पूरी जान लगाकर आपकी जमीन पर मेहनत करूंगा, बस मुझे यह मौका दीजिए। हरिलाल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मदन, अब जाओ और कल से मेरी जमीन पर काम शुरू कर दो। मैं तुम्हारे भरोसे पर तुम्हें यह मौका दे रहा हूँ। याद रखना, अगर तुमने मेरी शर्तों को नहीं निभाया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मदन भारी मन से घर लौट आया। रास्ते भर वह सोचता रहा, चलो जमीन तो मिल गई है, अब मुझे बस अपनी मेहनत से इसे सोना उगलने वाली जमीन बनाना है। भगवान ने चाहा तो इस साल मेरे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मदन अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए खेत पहुंच गया। खेत पर खड़े होकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बंजर और पथरीली जमीन उसके सामने चुनौती बनकर खड़ी थी, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। उसने खुद से कहा, यह जमीन अभी चाहे जैसी भी दिखे, लेकिन मेरी मेहनत इसे हरा भरा कर देगी। मुझे इसे अपनी मेहनत और पसीने से सींचना होगा। उम्मीद है इस बार भगवान मेरी मदद करेंगे। मदन ने खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात एक कर देता, सुबह से लेकर शाम तक झुककर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जुटा रहता। कभी वह हल चलाता तो कभी मिट्टी को खाद से भरपूर बनाने के लिए इंतजाम करता। अपनी कमजोर काया और थके हुए शरीर के बावजूद वह बिना रुके काम करता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, खेत को सोने की तरह चमकते गेहूं से भर देना। महीने गुजरते गए और मदन की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में छोटे छोटे पौधों ने सिर उठाना शुरू किया। मदन उन्हें देखकर अपनी थकान भूल जाता और बच्चों की तरह पौधों से बातें करता, तुम सब मेरी उम्मीद हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मेरे बच्चों का पेट भरोगे। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे गेहूं के लहलहाते खेत में बदल गया। मदन की मेहनत रंग लाई थी। सुबह की धूप में सुनहरी बालियां चमकती तो मदन की आंखों में गर्व और सुकून झलकता। उसने खुद से कहा, इस साल की फसल बहुत अच्छी हुई है।
जमींदार साहब अपना हिस्सा ले जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे हिस्से में भी इतना बचेगा कि मेरा परिवार भूखा न रहे। फसल पकने के बाद मदन ने कटाई का काम शुरू किया। वह हर बाल को संभाल कर काटता, मानो यह उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना हो। कटाई के दौरान वह सोचता, मेरे लिए यह फसल सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद और मेरे परिवार का भविष्य है। हरिलाल अपनी हवेली के बड़े से कमरे में आराम से बैठा था। उसकी कुर्सी के पास रघु खड़ा था, जो हमेशा की तरह अपने मालिक की हर बात पर हामी भरने के लिए तैयार था। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे से एक नौकर हांफता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी और उत्साह था। मालिक, मालिक, उसने झुकते हुए कहा, आपको एक खबर देनी है। हरिलाल ने आलस भरी आवाज में पूछा, क्या बात है, इतनी हड़बड़ी क्यों? नौकर ने जल्दी से कहा, मालिक, आज मदन ने अपनी फसल की कटाई शुरू कर दी है। मैंने देखा उसके खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। गेहूं की बालियां लहलहा रही थी और खेत मानो सोने की तरह चमक रहा था। यह सुनकर हरिलाल के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथ की अंगूठी को घुमाते हुए कहा, सच में यह तो बहुत अच्छी खबर है। रघु ने तुरंत अपनी चापलूसी का राग छेड़ा, मालिक, आपकी जमीन पर तो सोना उगता है। मदन की मेहनत भी आपकी ही वजह से रंग लाई है। उसे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसे आपकी जमीन पर काम करने का मौका मिला। हरिलाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा रघु। वह जितनी मेहनत करता है, मुझे उतना ही फायदा होता है। चलो आज उसका खेत देखने चलते हैं। देखना चाहता हूँ कि मेरी जमीन ने कितना उपजाया है। और हाँ, उसे यह याद दिलाना जरूरी है कि आधी फसल मेरी है। रघु ने उत्साहित होकर कहा, जी मालिक, यह तो आपका हक है। बिना आपकी इजाजत के तो वह एक दाना भी नहीं हिला सकता। हरिलाल ने अपनी छड़ी उठाई और अपने नौकरों को हुक्म दिया, तैयार हो जाओ, हम मदन के खेत चलेंगे। वहां जाकर देखेंगे कि उसने क्या किया है। मुझे उसकी मेहनत का फल अपनी आंखों से देखना है। जमींदार और उसके नौकरों का काफिला हवेली से निकल पड़ा। हवेली के बाहर खड़े लोगों ने जब यह देखा तो आपस में खुसुर-फुसुर करने लगे। लगता है जमींदार साहब मदन की फसल देखने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या होगा। जैसे जैसे हरिलाल मदन के खेत के करीब पहुंचता, सुनहरे गेहूं के लहलहाते खेतों की खुशबू हवा में फैलती जा रही थी। हरिलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने दूर से खेत की सुनहरी बालियों को देखा और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, यह फसल तो वाकई शानदार है। लगता है इस बार मेरी तिजोरी और ज्यादा भरेगी। मदन अपने खेत में सिर झुकाए पसीना पोंछते हुए गेहूं की कटाई में व्यस्त था। उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी और दिल में अपने परिवार के बेहतर भविष्य की उम्मीद। तभी उसे दूर से जमींदार हरिलाल का काफिला आता दिखा। धूल उड़ाती गाड़ियों और नौकरों के साथ हरिलाल की ठसक उसकी पहचान थी। मदन ने काम रोककर उन्हें खेत की ओर आते देखा और जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। हरिलाल तेज कदमों से चलता हुआ अपने नौकरों के साथ खेत पर आ धमका। उसकी चाल में वही पुराना अहंकार और चेहरे पर लालच भरी मुस्कान थी। हरिलाल ने खेत के किनारे पर खड़े होकर चारों ओर नजर दौड़ाई। लहलहाती गेहूं की बालियों को देखकर उसकी आंखों में लालच झलकने लगा। वह अपनी छड़ी से जमीन पर ठक ठक करते हुए मदन की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मदन, यह फसल तो बड़ी शानदार लग रही है। लगता है इस बार मेरा खेत सोना उगल रहा है। मदन ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इसके लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात मेहनत की, खेत को सींचा, मिट्टी को उपजाऊ बनाया। इस बार फसल वाकई बहुत अच्छी हुई है। हरिलाल ने मदन की बात को बीच में काटते हुए अपनी ठेठ अकड़ भरी आवाज में कहा, अरे यह सब तुम्हारी मेहनत का कमाल नहीं है, यह तो मेरी जमीन का कमाल है।
मेरी जमीन इतनी उपजाऊ है कि इसमें चाहे कोई भी काम करे फसल तो बढ़िया ही होगी। तुम्हारी मेहनत का इसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है। मदन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मालिक आपकी जमीन भले ही उपजाऊ हो लेकिन जमीन अकेले कुछ नहीं कर सकती। अगर उसमें मेहनत न हो तो फसल नहीं उगती। मैंने इस खेत में अपना खून पसीना बहाया है, हर दिन सूरज के नीचे झुलसा हूँ, तब जाकर यह फसल तैयार हुई है। हरिलाल ने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं मदन, मेहनत तो हर कोई करता है। किराए के मजदूर भी मेहनत करते हैं, लेकिन असली मालिक वही होता है जिसकी जमीन होती है। इस फसल पर मेरा हक सबसे पहले है क्योंकि यह मेरी जमीन की देन है। फिर हरिलाल ने खेत का मुआयना करते हुए अपनी छड़ी से फसल की ओर इशारा किया और कड़क आवाज में कहा, मदन, शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल अलग कर। मुझे और भी बहुत काम है, मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मदन ने सिर झुकाकर कहा, मालिक आप निश्चिंत रहें, मैं अभी आपके हिस्से की फसल निकाल देता हूँ। उसने फसल के ढेर की ओर देखा और भारी मन से अपने हिस्से और जमींदार के हिस्से को अलग करने लगा। हरिलाल के नौकरों ने बड़ी ही चालाकी से सबसे अच्छी और सुनहरी गेहूं की बालियां अपने हिस्से में रख ली और खराब व टूटी फूटी बालियां मदन के हिस्से में छोड़ दी। मदन का दिल टूटने लगा, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जानता था कि जमींदार से बहस का कोई फायदा नहीं। हरिलाल ने अपने हिस्से की फसल को गौर से देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने मदन से कहा, देखो मैंने तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें छोड़ दिया है। बाकी की फसल पर मेरा हक था जो मैं ले जा रहा हूँ। अब अपना काम खत्म करो और याद रखना, यह सब मेरी जमीन की वजह से हुआ है। अगली बार और मेहनत करना। यह कहकर हरिलाल और उसके नौकर खेत से चले गए। उनके जाते ही मदन ने अपने हिस्से की फसल की ओर देखा। उसका मन मायूसी और असहायता से भर गया। उसके हिस्से में जो बचा था वह इतना कम था कि उसके परिवार का पेट भी मुश्किल से भर पाता। टूटे हुए दानों और खराब बालियों को उठाते हुए उसकी आंखें भर आईं। मदन ने आसमान की ओर देखते हुए दर्द भरे स्वर में कहा, हे भगवान, यह कैसी दुनिया है जहां मेहनत करने वालों को हमेशा लूटा जाता है। मैंने इस खेत में अपनी जान लगा दी, हर दिन पसीना बहाया और बदले में मेरे हिस्से में यह बचा है। यह न्याय नहीं है। आखिर हम गरीब कब तक ऐसे लुटते रहेंगे? कब हमारी अपनी जमीन होगी जहां हमारी मेहनत का फल पूरा हमारा होगा? मदन ने खुद को संभाला और फसल को घर ले जाने लगा, पर उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। मदन अपनी रोजमर्रा की तकलीफों और संघर्षों के बीच जिंदगी गुजार रहा था। फसल की कटाई के बाद जो थोड़ा बहुत उसके हिस्से में आया था, उसी से जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। उसके चेहरे पर समय से पहले आई झुर्रियां और कमजोर होते हाथ उसकी कठोर मेहनत और गरीबी की कहानी बयां कर रहे थे। एक दिन कई महीनों बाद गांव में हलचल मच गई। मदन का बेटा सूरज, जो शहर में पढ़ाई के लिए गया था, अचानक गांव लौट आया। सूरज के लौटने की खबर सुनकर मदन की आंखों में खुशी और गर्व की चमक आ गई। सूरज ने जब अपने पिता को खेत पर काम करते हुए देखा तो वह सीधे उनके पास पहुंचा। पिताजी, सूरज ने पास आकर कहा। मदन ने पलटकर देखा और अपने बेटे को गले लगा लिया। उसका दिल भर आया, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छुपाते हुए मुस्कुराया। बेटा, तू कब आया? तूने बताया भी नहीं। मदन ने पूछा। पिताजी, मैं आपके और गांव के हालात देखने आया हूँ। सूरज ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा। गांव का नजारा सूरज को बेचैन कर रहा था। रास्तों पर सूनेपन का आलम था। झोपड़ियों में मायूसी छाई हुई थी। हर तरफ उदासी और गरीबी का साया था। गांव के लोगों की आंखों में भूख और असहायता साफ झलक रही थी। सूरज ने चिंतित होकर पूछा, पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? यहाँ के लोग इतने दुखी और परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? मदन ने एक गहरी सांस ली।
उसके चेहरे पर थकावट और दर्द का भाव उभर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, यह गांव हमेशा से ऐसा ही है। गरीब किसानों की यही किस्मत है। हम अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार देते हैं, लेकिन बदले में हमारे हिस्से में बस भूख और तकलीफ आती है। सूरज ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? क्या यहाँ के लोग कुछ नहीं कर सकते? मदन ने उदास आवाज में जवाब दिया, बेटा, जमींदार हरीलाल जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। उनकी जमीन पर हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा वह हड़प लेते हैं। मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन उसका फल हमेशा वही खा जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है, न कोई अधिकार। हम गरीब किसान बस उनके लिए काम करते हैं और फिर भूखे पेट सोते हैं। सूरज ने जब अपने पिता और गांव के किसानों की दुर्दशा सुनी तो उसका दिल रो पड़ा। वह रात भर चैन से सो नहीं पाया। उसकी पढ़ाई और शहर के अनुभव ने उसे यह समझने में मदद की कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। उसने तय कर लिया कि अब यह अन्याय और शोषण नहीं चलेगा। सूरज ने अपने पिता के पास जाकर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप अब चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। यह जमींदार हरीलाल और उसकी चालाकियां अब और नहीं चलेंगी। अब मैं खेतों में उतरूंगा और उसे उसकी ही शर्तों पर हराऊंगा। अगले ही दिन सूरज ने अपने संकल्प पर अमल करने की ठानी। वह सुबह उठकर तैयार हुआ और सीधे जमींदार हरीलाल के आलीशान घर पर जा पहुंचा। जमींदार अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ था। नौकर उसे पंखा झल रहे थे। सूरज को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे सूरज, तुम यहाँ? कहो कैसे आना हुआ? सूरज ने आदरपूर्वक झुककर कहा, मालिक, मैं यहाँ एक निवेदन लेकर आया हूँ। अब से पिताजी की जगह मैं खेती करूँगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। जमींदार ने हैरानी से हंसते हुए कहा, तुम खेती करोगे? अरे सूरज, तुम अभी बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं। यह काम मेहनत और अनुभव मांगता है। तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। सूरज ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मालिक, आप ऐसा न कहें। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, लेकिन हूँ तो एक किसान का बेटा। खेती हमारे खून में है। मैंने अपने पिता को दिन रात खेतों में काम करते देखा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इस काम के लायक हूँ। जमींदार ने सूरज के आत्मविश्वास को परखने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सूरज, तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, मेरी शर्तें वही रहेंगी। अगर फसल खराब हुई तो सारा नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? सूरज ने बिना झिझक कहा, मालिक, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बस मुझे मौका दीजिए। जमींदार हरीलाल सूरज की बातों को सुनकर मुस्कुराया। यह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। इसमें चालाकी और स्वार्थ की झलक साफ नजर आ रही थी। उसने सूरज की बात मानने का नाटक करते हुए कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल पढ़े लिखे लोग कोई बड़ा काम तो करते नहीं, यूं ही बेरोजगार घूमते रहते हैं। तुम्हें काम करने का मौका देकर मैं ही दयालुता दिखा रहा हूँ। सूरज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात मानी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हरीलाल ने अपनी चालाकी भरी हंसी दबाते हुए कहा, धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी शर्तें तो सुन लो। सूरज ने आत्मविश्वास के साथ पूछा, आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। हरीलाल ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए सोचा, यह लड़का तो बच्चा है, इसे खेती बाड़ी की क्या समझ। इसे ऐसी शर्त में फंसाऊंगा कि इसकी मेहनत बेकार हो जाए और सारी फसल मेरी झोली में आ गिरे। वैसे भी इसके पिता मदन हर साल गेहूं ही लगाते हैं, तो यह भी वही फसल लगाएगा। मुझे बस इसकी अज्ञानता का फायदा उठाना है। हरीलाल ने अपनी बात शुरू की, सुनो सूरज, मेरी शर्त बहुत आसान है।
तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं लूंगा और आधा तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन एक खास बात है, मैं ऊपर का हिस्सा रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हें मिलेगा। यानी फसल की ऊपरी पैदावार मेरी होगी और जो जमीन के पास होगा वह तुम्हारा। हरीलाल ने अपने शब्दों में ऐसी चालाकी भरी थी जो किसी को भी गुमराह कर दे। उसे पूरा यकीन था कि सूरज को उसकी इस शर्त की चाल समझ नहीं आएगी। सूरज ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जैसा आप कहें वैसा ही होगा। हरीलाल अपनी जीत की मुस्कान छिपा नहीं सका। वह मन ही मन सोचने लगा, अब यह लड़का चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, इसकी सारी फसल मेरी होगी। मुझे बस ऊपरी फसल चाहिए, और गेहूं में तो ऊपरी बालियां ही सबसे कीमती होती हैं। इसे सबक मिल जाएगा कि खेती करना बच्चों का खेल नहीं है। सूरज ने जमींदार को धन्यवाद दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय आत्मविश्वास झलक रहा था जो जमींदार की नजरों से छिपा रहा। सूरज के मन में एक योजना आकार ले रही थी। उसने सोचा, जमींदार हरीलाल को अपनी चालाकी पर बड़ा घमंड है, लेकिन इस बार उसकी चाल उसी पर भारी पड़ेगी। सूरज ने अपनी मुट्ठी बांधकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब समय आ गया है जब मेहनत और हक का असली मूल्य दिखाया जाएगा। इस बार न्याय होगा और मैं हर हाल में जीतूंगा। अगले दिन सूरज ने अपने खेतों में नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसने धान की जगह आलू की फसल उगाने का फैसला किया था। मेहनत और लगन से उसने खेतों को सींचा, मिट्टी को तैयार किया और बड़ी सावधानी से आलू के बीज बोए। दिन रात सूरज की मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। आलू की फसल इतनी शानदार हुई कि देखते ही दिल खुश हो जाए। गांव में उसकी फसल देखकर हर कोई दंग रह जाता। सूरज ने खुशी खुशी अपने खेत से आलू निकालने का काम शुरू कर दिया। उसकी फसल की खबर जमींदार हरीलाल तक भी पहुंच गई। एक सुबह जब सूरज अपने खेत में आलू की शानदार फसल निकालने में जुटा हुआ था, तभी दूर से जमींदार हरीलाल अपने चमकते हुए जूतों और रौबदार अंदाज के साथ खेत की ओर आता दिखाई दिया। सिर पर साफा, आंखों में लालच और चाल में वही पुराना रौब। सूरज ने देखा और मन ही मन मुस्कुराया। जमींदार ने आते ही अपनी ऊंची और भारी आवाज में कहा, अरे सूरज, शर्त तो याद है न? आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा। सूरज ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मालिक, मुझे सब याद है। आधा हिस्सा आपका और आधा मेरा। और आपने ही तो कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका। तो आप अपने हिस्से का आलू ऊपर से ले सकते हैं। हरीलाल ने गुस्से में खेत की ओर देखा और जमीन पर उगे हरे पत्तों की ओर इशारा करते हुए गरजा, अरे ये क्या चालाकी है? ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। तुमने आलू क्यों लगाए? सूरज ने शांत स्वर में कहा, मालिक, पिताजी बरसों से धान की फसल लगा रहे थे। इस बार मैंने सोचा कि कुछ नया करके देखता हूँ, इसलिए आलू की फसल लगाई। जमींदार के चेहरे पर क्रोध और असमंजस के भाव थे। उसने हरी पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे मैं क्या करूंगा इस घासफूस को लेकर, जब असली फसल तो नीचे जमीन में है। सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मालिक, ये तो आपकी ही शर्त थी। आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का मेरा। अब आप इस घासफूस को ले जाइए। हरीलाल को जैसे अपनी चालाकी का मुंहतोड़ जवाब मिल गया हो। उसका चेहरा गुस्से और हार के मिश्रित भावों से लाल हो गया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अपनी ही शर्त में फंसकर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। सूरज ने बड़ी चतुराई से जमींदार की लालच को मात दे दी थी। उसने खेत से सारे आलू समेटे और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उधर जमींदार के हिस्से में केवल सूखी पत्तियां और घास फूस बचा रह गया। सूरज की इस चतुराई की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और हर कोई उसकी तारीफ करता न थकता।
किंतु जमींदार हरीलाल का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। उसके मन में सूरज की चतुराई की टीस बार बार चुभ रही थी। हर बार जब वह अपने हिस्से के घासफूस को देखता, उसकी झुंझलाहट बढ़ जाती। एक दिन उसके आदमियों में से एक ने कहा, मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपकी शर्तों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी, और ये सूरज का लड़का आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। हरीलाल ने दांत पीसते हुए कहा, वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे फिर से मेरे पास। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वह मुझसे उलझने की हिम्मत भी नहीं करेगा। दिन बीतते गए और आखिरकार एक दिन सूरज फिर जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा। जमींदार उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना लालच झलक रहा था। उसने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, कहो सूरज, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? सूरज ने विनम्रता से कहा, मालिक, आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। फसल उगाने का इरादा है। हरीलाल को जैसे यही सुनने का इंतजार था। उसने आंखें सिकोड़कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन इस बार मेरी शर्त सुन लो लड़के। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। बताओ, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? सूरज ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मालिक, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा ही होगा। हरीलाल ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि इस बार सूरज उसे मात नहीं दे पाएगा, लेकिन सूरज के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जिसने जमींदार को पहली बार हराया था। सूरज ने विनम्रता से जमींदार को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गया। गांव के लोग यह सुनकर हैरान थे कि सूरज ने फिर से जमींदार की जमीन ठेके पर ली है। कुछ ने सोचा कि इस बार जमींदारी की चालाकी भारी पड़ेगी, लेकिन सूरज के आत्मविश्वास को देखकर वे चुप हो गए। सूरज के मन में एक नई योजना तैयार थी और उसने ठान लिया था कि इस बार भी मेहनत और बुद्धिमानी के बल पर वह जमींदार को हराकर रहेगा। सूरज ने इस बार फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी खेती शुरू की। जमींदार की नई शर्त को ध्यान में रखते हुए उसने गेहूं की फसल उगाने का फैसला किया। सूरज जानता था कि जमींदार का लालच और उसकी शर्तों का खेल उसे हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन वह भी कम चतुर नहीं था। उसने खेतों में दिन रात एक कर दिया। खेतों की मिट्टी को तैयार किया, बीज बोए और समय समय पर पानी देकर फसल की देखभाल करता रहा। कुछ ही दिनों में सूरज की मेहनत रंग लाई। गेहूं के सुनहरे पौधे खेतों में लहराने लगे। सूरज हर दिन फसल को देखकर खुश होता और मन ही मन कहता, वाह, इस बार तो गेहूं की फसल सचमुच शानदार हुई है। अब देखता हूँ इस फसल को देखकर उस लालची जमींदार का क्या हाल होता है। आने दो उसे, इस बार उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी चालाकी भूल जाएगा। इधर जमींदार हरीलाल को भी फसल तैयार होने की खबर मिली। वह अपनी चालाकी की जीत का जश्न मनाने के ख्याल से सूरज के खेत की ओर बढ़ा। जैसे ही वह खेत के पास पहुंचा, उसकी नजर गेहूं की लहलहाती फसल पर पड़ी। सुनहरे बालियों से लदी फसल सूरज की मेहनत की गवाही दे रही थी। यह देखकर हरीलाल का दिमाग चकरा गया। उसने गुस्से और हैरानी के मिलेजुले भाव में कहा, अरे यह क्या, इस सूरज ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। जमींदार के दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगा। उसने सोचा, गेहूं की फसल में नीचे का हिस्सा तो केवल भूसा होगा और असली अनाज ऊपर रहता है। इसका मतलब यह लड़का फिर से मुझे बेवकूफ बना गया। हरीलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन सूरज को देखते ही उसने अपने गुस्से को दबाया। सूरज ने अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान रखते हुए कहा, मालिक देखिए, आपकी शर्त के मुताबिक इस बार का ऊपर का हिस्सा मेरा है, नीचे का हिस्सा आप ले सकते हैं। मुझे तो अपनी मेहनत का फल मिल गया। अब आप अपना हिस्सा संभाल लीजिए।
हरीलाल के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चालाकी और लालच इस बार भी सूरज की समझदारी और मेहनत के आगे हार गए। हरीलाल के आदमियों में से एक जुगनू यह सब देखकर हंसते हुए बोला, मालिक, उस लड़के का दिमाग देखिए, उसने आप जैसे बड़े चालबाज को फिर से मात दे दी। हरीलाल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए गुस्से में कहा, तू सही कह रहा है जुगनू, मैं उसे छोटा बच्चा समझ रहा था, लेकिन वह लड़का तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकला। इस बार उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, लेकिन अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा कि जमींदार हरीलाल से उलझने का अंजाम क्या होता है। सूरज ने अपनी अनाज से भरी बोरियां उठाईं और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उधर जमींदार के हिस्से में केवल सूखा भूसा बचा, उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। गांव भर में सूरज की चतुराई और जमींदार की हार की चर्चा होने लगी। हर कोई जानता था कि सूरज की मेहनत और बुद्धिमानी ने उसे एक बार फिर विजयी बना दिया था। गेहूं की फसल कट चुकी थी और सूरज अपनी मेहनत का फल समेटकर घर ले आया था। उसका आंगन अनाज की बोरियों से भर गया था, लेकिन सूरज का दिल केवल अपनी खुशी तक सीमित नहीं था। उसने सोचा, यह फसल सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि यह गांव की मिट्टी और इन लोगों के आशीर्वाद का भी फल है। उसने फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। किसी के घर आटा पहुंचा तो किसी के चूल्हे पर रोटी सिकी। गांव के लोगों की दुआओं से सूरज का दिल भर आया। उधर उसके पिता मदन यह देखकर गर्व से बोले, सूरज, तूने हमारी मेहनत को सही मायनों में सफल बना दिया। आज सच में तेरी वजह से मेरा नाम रोशन हो गया है। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन सूरज का दिमाग अब आने वाले दिनों की तैयारी में जुट चुका था। कुछ ही समय बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। सूरज ने सोचा, चलो इस बार फिर से उस लालची जमींदार के पास जाकर बात करता हूँ। ठेके पर जमीन लेकर इस साल भी फसल उगाऊंगा, लेकिन देखता हूँ इस बार वह अपनी शर्तों में कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। सूरज ने अपनी योजना बनाई और आत्मविश्वास के साथ जमींदार हरीलाल के पास गया। जमींदार हरीलाल ने जैसे ही सूरज को अपने दरवाजे पर देखा, उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी चमक उठी। वह ठहाका लगाते हुए बोला, अरे, तो तुम मुझसे दोबारा मिलने आ गए। देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार हरीलाल हूँ, मुझे भी चालाकियों में महारत हासिल है। सूरज ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। उसने कहा, मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप जैसे लोग होते हैं, जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। हरीलाल का चेहरा तमतमा उठा। उसने कड़क आवाज में कहा, अपनी जबान पर काबू रखो सूरज, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वह बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सूरज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मालिक, चलिए काम की ही बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? हरीलाल ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, शर्त तो है, और इस बार ऐसी है कि तुम्हारी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। तुम खुद को बड़ा होशियार समझते हो ना? तो सुनो, इस बार फसल का ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा, नीचे का हिस्सा भी मेरा होगा, और तुम्हारे लिए बस बीच का हिस्सा बचेगा। अब बोलो, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? सूरज ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसने शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। आपकी हर शर्त मेरे लिए स्वीकार है। हरीलाल को लगा कि इस बार वह अपनी चालाकी से जीत जाएगा। वह सूरज की मुस्कान को नजरअंदाज करते हुए सोचने लगा, अब देखता हूँ इस बार यह लड़का क्या कर पाता है। मैंने इसे ऐसी शर्त में फंसाया है कि अब यह बच नहीं पाएगा। सूरज ने जमींदार हरीलाल की नई शर्त मान ली और शांत मन से घर लौट आया।
हरीलाल ने सूरज को जाते हुए देखा, लेकिन उसकी चालाक निगाहों में एक नई योजना तैयार हो रही थी। उधर सूरज मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था, मालिक आप अपनी चालाकी में जितना चाहें आगे बढ़े। इस बार भी मेहनत और समझदारी के आगे आपकी हर चाल बेकार जाएगी। गांव के लोग इस नए मुकाबले की चर्चा करने लगे। हर कोई जानता था कि सूरज की बुद्धिमानी और जमींदार की लालच के बीच यह लड़ाई इस बार भी दिलचस्प मोड़ लेगी। घर पहुंचकर सूरज ने पिता मदन को सारा हाल सुनाया। मदन ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा जमींदार ने इस बार बड़ी चालाकी भरी शर्त रखी है। ऊपर और नीचे का हिस्सा उसका और तुम्हारे लिए सिर्फ बीच का हिस्सा। तुम कैसे संभालोगे? सूरज मुस्कुराया और बोला, पिताजी चिंता मत कीजिए। मेहनत और बुद्धिमानी के आगे कोई चालाकी टिक नहीं सकती। मैंने इस बार गन्ने की फसल लगाने का फैसला किया है। गन्ना लंबा होता है और इसका असली रसदार हिस्सा बीच में ही होता है। ऊपर और नीचे का हिस्सा तो सिर्फ सूखा पत्ता और जड़ है। मालिक के हिस्से में वही आएगा। मदन ने गर्व से सूरज को देखा और कहा, बेटा तुम्हारी सूझबूझ सचमुच कमाल की है। मेहनत से तो तुम वैसे ही हर बार जीतते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमारी किस्मत को बदल दिया है। इस बार भी तुम जीतोगे, मुझे पूरा भरोसा है। सूरज पूरी लगन के साथ खेतों में जुट गया। उसने खेतों की जुताई की, गन्ने के बीज बोए और हर दिन सूरज की तपिश में अपने पसीने से मिट्टी को सींचा। उसकी मेहनत का नतीजा जल्द ही दिखने लगा। गन्ने के हरे भरे पौधे जमीन से बाहर निकलने लगे और देखते ही देखते खेत लहराते हुए गन्नों से भर गया। एक दिन सूरज खेत में काम कर रहा था, तभी मदन वहां आया। उसने फसल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, सूरज इस बार की फसल कैसी हो रही है? सूरज ने मिट्टी से सने हाथ पोंछते हुए गर्व से कहा, पिताजी इस बार फसल उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी हुई है। गन्ने मजबूत और रसदार हो गए हैं। इस बार आमदनी भी अच्छी होगी और जमींदार की चालाकी का जवाब भी मिलेगा। मदन ने सूरज की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची मेहनत और दिमाग से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। गांव के लोग तुम्हारी इस मेहनत पर गर्व करेंगे। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मेहनत करने वालों का हौसला कभी कमजोर नहीं होता। अब बस इंतजार है जब फसल तैयार होगी और मालिक को उसका हिस्सा देने का समय आएगा। उस दिन सबको पता चलेगा कि मेहनत और बुद्धिमानी हमेशा लालच पर भारी पड़ती है। गांव वाले भी सूरज की फसल को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। हर कोई कह रहा था कि इस बार भी सूरज ने अपनी चतुराई और मेहनत से जमींदार को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। कुछ दिनों बाद जमींदार हरीलाल और उसका चाटुकार जुगनू सूरज के खेतों की ओर बढ़ रहे थे। जमींदार के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और जुगनू उसकी तारीफों के पुल बांधने में लगा था। मालिक इस बार तो सूरज का दिमाग चकरा जाएगा। आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का हिस्सा भी आपका। इस बार वह लड़का कहीं से नहीं बच सकता। जुगनू बोला, मानो सूरज की हार पहले ही तय हो गई हो। हरीलाल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, तूने बिल्कुल सही कहा जुगनू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 400% इस्तेमाल किया है। यह शर्त मेरे ब्रह्मास्त्र की तरह है। अब देखता हूँ वह सूरज का बच्चा कैसे बचता है। दोनों हंसते हुए सूरज के खेतों की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उनकी चालाकी पर मानो बिजली गिर पड़ी। हरीलाल की आंखें चौंधिया गईं और जुगनू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अरे यह क्या, इसने इस बार गन्ने की फसल लगा दी है। हरीलाल की आवाज में हैरानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। जुगनू जो कुछ देर पहले तक जमींदार की शर्त की तारीफ कर रहा था, अब अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। वह बोला, मालिक यह सूरज तो आपका भी बाप निकला। देखिए तो सही, इस बार भी उसने आपको मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। हरीलाल ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा भी मेरा।
और बीच का हिस्सा उसका। अब बताओ, गन्ने की फसल में ऊपर और नीचे तो पत्ते और जड़ें होती हैं, यानी मेरे हिस्से में सिर्फ घास फूस आई है, और बीच का हिस्सा असली रसदार गन्ना, वह सब सूरज का। इस बार भी वह मुझे बेवकूफ बना गया। जुगनू ने सिर हिलाते हुए कहा। मालिक मान गए। इस किसान के लड़के का दिमाग आपसे 4 कदम आगे ही रहता है। हरीलाल ने गुस्से से लाल होकर आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाया, मैं जमींदार हरीलाल और इस सूरज के बच्चे ने मुझे दूसरी बार भी बेवकूफ बना दिया, लेकिन इस बार यह आखिरी बार होगा। अगली बार मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि यह लड़का अपनी चालाकी के लिए पछताएगा। उधर खेत के दूसरी ओर खड़ा सूरज यह सब सुनकर हल्की मुस्कान के साथ अपने काम में जुटा था। जमींदार हरीलाल गुस्से में तमतमाता हुआ अपने चमचे जुगनू के साथ सूरज के पास पहुंचा। हरीलाल का चेहरा गुस्से से कांप रहा था और जुगनू अपनी चिरपरिचित चापलूसी वाली मुस्कान के साथ सूरज को घूर रहा था। सूरज ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे आइए मालिक, कैसे हैं आप? और ये बताइए, आप दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे थे? हरीलाल का गुस्सा अब तक चरम पर पहुंच चुका था। उसने तिरस्कार भरी नजरों से सूरज को देखा और गरजते हुए बोला, वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। ये बताओ, यह गन्ने की फसल लगाने की तरकीब तुम्हें कहाँ से मिली? सूरज ने विनम्रता का मुखौटा पहने रखा और हल्के स्वर में जवाब दिया, मालिक, मैं भला आपको बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ? आप तो खुद इतने चतुर और होशियार हैं कि सारी दुनिया को अपनी शर्तों में फंसा लेते हैं। मैंने तो बस आपकी शर्त मानी है। देखिए, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका है और बीच का हिस्सा मेरा। यह सुनते ही जुगनू हंसते हुए बोला, अरे ओ किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। हरीलाल ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तू ये सोचता है कि अपनी चालाकी से मुझे हरा देगा? सुन, बेईमानी और मक्कारी में मैं सबका बाप हूँ। ये खेत भी मेरा है और इसमें लगी फसल भी मेरी है। सूरज ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मालिक, ये आपकी जमीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस जमीन पर मेहनत मैंने की है। दिन रात एक करके इस फसल को मैंने पाला है और आपकी शर्त के मुताबिक मैं आपको ऊपर और नीचे का हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। अब ये आपकी समझदारी है कि आप गन्ने की जड़ और पत्ते लेकर क्या करेंगे। हरीलाल और जुगनू के चेहरों पर शर्मिंदगी और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। जुगनू ने धीमे स्वर में कहा, मालिक, लगता है इस बार भी हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ये लड़का हर बार हमें मात दे देता है। हरीलाल ने क्रोध से सूरज की ओर देखा और गरजते हुए कहा, ठीक है सूरज, इस बार तो तू जीत गया, लेकिन अगली बार तेरी ये चालाकी काम नहीं आएगी। मैं ऐसी शर्त लगाऊंगा कि तू अपनी सारी चालें भूल जाएगा। सूरज ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, मालिक, आप जैसी भी शर्त लगाएंगे मैं उसे निभाने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखिए, मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं, और जब तक मैं मेहनत कर रहा हूँ आपकी कोई चालाकी मुझे हरा नहीं सकती। हरीलाल और जुगनू को वहां से गुस्से में लौटते देख सूरज मन ही मन मुस्कुराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था और उसका सिर विश्वास से ऊंचा था। गांव के कोने कोने में सूरज की मेहनत और हिम्मत की कहानी गूंज रही थी। वह सिर्फ एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी सोच और होशियारी ने लालची जमींदार हरीलाल को उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी। हरीलाल अपने आलीशान हवेली में बैठा अक्सर किसानों को उनकी गरीबी और लाचारी के लिए ताना मारता। वह समझता था कि उसके पास पैसे की ताकत है और यह गरीब किसान उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे नहीं पता था कि इन किसानों के पास सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई, मेहनत और आत्मसम्मान। एक दिन सूरज सुबह सुबह हरीलाल की हवेली में पहुंचा। उसकी आंखों में साहस की चमक थी और उसके शब्दों में गहरी सच्चाई। सूरज ने कहा,
मालिक, क्या आपको पता है कि एक किसान दिन रात मेहनत क्यों करता है? वह न तो अपने लिए अच्छे कपड़े चाहता है, न ही स्वादिष्ट भोजन। वह सिर्फ इतना चाहता है कि उसके परिवार का पेट भर सके और उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। हरिलाल ने हंसते हुए कहा, ये सब तो बस कहने की बातें हैं, सूरज। ये किसान हमेशा गरीब थे और हमेशा गरीब रहेंगे। लेकिन सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं मालिक, किसान गरीब इसलिए नहीं है कि वे मेहनती नहीं है। वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनकी मेहनत का फल आप जैसे लोग छीन लेते हैं। आप उनकी जमीन, उनका पैसा और उनका आत्मसम्मान भी ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए मालिक, जब अन्याय अपनी हदें पार करता है तो सच्चाई खुद को साबित करने के लिए खड़ी हो जाती है। हरिलाल थोड़ी देर चुप रहा। सूरज ने अपनी बात जारी रखी, आपको नहीं लगता कि यह समय है बदलाव का? समय है कि आप इन किसानों की मेहनत का सम्मान करें। यदि आप अब भी नहीं समझे तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सूरज के शब्दों ने हरिलाल के दिल में गहरी चोट पहुंचाई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितनी बेईमानी की है। उसने महसूस किया कि इन गरीब किसानों के सपनों को कुचलकर वह खुद भी कभी खुश नहीं रहा। उस शाम हरिलाल ने अपनी हवेली से बाहर आकर गांव के सभी किसानों को बुलाया। जब सभी इकट्ठा हुए तो उसने गहरी आवाज में कहा, मैंने अब तक आप सबके साथ जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज से हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा और जितनी भी जमीन मैंने आपसे गिरवी रखी थी वह सब आपको वापस करता हूँ। गांव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही हरिलाल था जिसने उनके सपनों को रौंदा था। लेकिन आज उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद से गांव में सब बदल गया। किसानों की जमीन वापस मिलने के बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में पहले से ज्यादा हरियाली थी और गांव में खुशहाली का माहौल। हरिलाल ने न सिर्फ अपने कर्मों को सुधारा बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गया। अब गांव में हर किसान गर्व से कहता था, सच्चाई और मेहनत की ताकत सबसे बड़ी होती है। सूरज ने हमें यह सिखा दिया कि कोई भी जमींदार हमारे हक को छीन नहीं सकता और उस गांव में फिर कभी किसी जमींदार ने गरीब किसानों का हक छीनने की हिम्मत नहीं की। अगली कहानी। उदयपुर राज्य के सुंदर और शांत गांव में रघु अपनी पत्नी सुमित्रा और वृद्ध पिता के साथ रहता था। रघु और सुमित्रा दोनों ही अपने पिता की सेवा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उनके घर में हमेशा प्यार और समर्पण का माहौल बना रहता था। लेकिन दूसरी तरफ रघु का बड़ा भाई भोलाराम और उसकी पत्नी गंगा परिवार से दूर एक किराए के मकान में रहते थे। गंगा को संयुक्त परिवार का जीवन पसंद नहीं था, इसलिए भोलाराम ने अलग रहने का निर्णय लिया था। एक दिन भोलाराम और गंगा उदयपुर गांव पहुंचे। रघु अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने उनका खुले दिल से स्वागत किया। घर में सभी एक साथ बैठे बातें की और पूरा परिवार खुशी के माहौल में डूबा हुआ था। शाम के समय सुमित्रा ने रघु से कहा, सुनिए जी, आज हमें भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित्रा, मैं समझता हूँ कि भगवान के दर्शन करना जरूरी है, लेकिन पिताजी की तबीयत इतनी नाजुक है कि मैं उन्हें अकेला छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। अगर हमारे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सुमित्रा ने प्यार से कहा, अजी भैया भाभी तो आए हुए हैं, हम पिताजी को उनके पास छोड़ सकते हैं। आखिर वह भी तो पिताजी का ध्यान रख सकते हैं। हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाएंगे और तुरंत लौट आएंगे। भैया और भाभी हमें मना नहीं करेंगे। रघु ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सुमित्रा, तुम्हारा सुझाव सही है। तुम जाकर भैया भाभी को बुला लो। मैं पिताजी का ख्याल रखने के लिए उन्हें सब समझा दूंगा। सुमित्रा खुशी खुशी भोलाराम और गंगा को बुलाने चली गई।
घर में एक बार फिर से परिवार के रिश्तों की मिठास और आपसी सहयोग की भावना जाग उठी। थोड़ी ही देर बाद रघु और सुमित्रा मंदिर के लिए निकल गए। घर में अब भोलाराम, गंगा और उनके वृद्ध पिता भूषण ही रह गए। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी भूषण की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उनकी सांसें भारी होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उन्होंने कमजोर आवाज में गंगा को पुकारा, ओ बड़ी बहू, सुनती हो? गंगा अनमने ढंग से पास आकर बोली, क्या हुआ बुढ़े, अब क्या चाहिए? भूषण ने कांपती आवाज में कहा, लगता है मेरा समय आ गया है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम जल्दी से रघु और सुमित्रा को बुला लो। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। गंगा को ये सुनकर झटका तो लगा, लेकिन उसका मन लालच में डूबने लगा। उसने मन ही मन सोचा, लगता है बुढ़ा अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है। यही सही मौका है। अगर मैंने इस बात को सही से संभाल लिया तो सारी जायदाद मेरे और भोलाराम के नाम हो जाएगी। हम दूसरे गांव में जाकर आराम से ऐश करेंगे। गंगा ने तुरंत भोलाराम को यह बात बताई। दोनों पति पत्नी की आंखों में एक अनैतिक चमक आ गई। भोलाराम तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है? भूषण ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ बेटा, लगता है यह मेरा अंतिम समय है। लेकिन इससे पहले मुझे तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं चाहता कि यह बात अधूरी रह जाए। जल्दी से रघु और सुमित्रा को बुला लो। मुझे उन दोनों से भी यह बात कहनी है। भोलाराम ने चालाकी से जवाब दिया, पिताजी, मैंने देखा, पर वे दोनों कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आप हमें ही बता दीजिए। हम रघु और सुमित्रा को बाद में बता देंगे। भूषण ने गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, ठीक है, सुनो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम दोनों भाइयों के भविष्य के लिए बहुत मेहनत से धन इकट्ठा किया था। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हें मेहनत से कमाना सीखना चाहिए, इसलिए हमने इसे तुमसे छुपाया। लेकिन अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों इस धन का सही उपयोग कर सको। भोलाराम और गंगा की आंखों में लालच चमकने लगा। भोलाराम ने अधीर होकर कहा, पिताजी, जल्दी बताइए, वह धन कहाँ है? भूषण ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वह धन मिट्टी के बर्तनों में छिपा हुआ है। हमने इसे इस तरह छुपाया था कि कोई चुरा न सके। याद रखना बेटा, इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना। इतना कहकर भूषण की सांसें थम गईं। उनकी आंखें बंद हो गईं और शरीर शांत हो गया। गंगा और भोलाराम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में दुख की बजाय लालच का समंदर उमड़ रहा था। गंगा ने कहा, अब हमें जल्दी से वह धन ढूंढना होगा, इससे पहले कि रघु और सुमित्रा वापस आएं। सूरज ढलने को था। घर के आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गंगा और भोलाराम आपस में धीमे धीमे बात कर रहे थे। गंगा के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं और भोलाराम बेचैनी से इधर-उधर टहल रहे थे। गंगा ने भोलाराम से कहा, अरे बुढ़ा, कम से कम इतना तो बता देता कि धन कहाँ छुपा रखा है। खैर, कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह हम उसे ढूंढ ही लेंगे। लेकिन सुनिए जी, आप मेरे कहे बिना अपने छोटे भाई को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। भोलाराम ने उलझन भरे स्वर में पूछा, इसका मतलब मैं अपने छोटे भाई से इस धन के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा? गंगा ने झुंझलाते हुए कहा, क्या तुम्हारी ऊपर की खोपड़ी खाली है? मैंने कहा ना, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना। भोलाराम ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन पूरे घर में उस धन को कहाँ ढूंढेंगे? और रघु को भनक लग गई तो? गंगा ने मुस्कुराते हुए भेद भरी आवाज में कहा, इस बात की चिंता मत करो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। गंगा ने धन खोजने की एक तरकीब बताई, जिसे सुनकर भोलाराम की आंखें चमक उठीं। उसने कहा,
वाह भाग्यवान, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। उस रात गंगा और भोलाराम धन खोजने की योजना बनाने में व्यस्त थे, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। अगले दिन रघु और सुमित्रा मंदिर से घर लौटे तो पूरा माहौल बदला हुआ था। घर के अंदर विलाप की आवाजें गूंज रही थी। उन्होंने भीतर जाकर देखा तो उनका बड़ा भाई भोलाराम फूट फूट कर रो रहा था। रघु ने उनकी ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? रघु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने उसके पिता, जो अब तक हर कठिनाई में उनका सहारा थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। रघु ने रोते हुए कहा, भैया यह सब कब हुआ? भोलाराम ने भारी मन से उत्तर दिया, तुम्हारे आने से बस 10 मिनट पहले। पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्होंने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया। रघु ने पिता की मृत देह के पास सिर झुका लिया। उसकी आवाज में गहरा पश्चाताप था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आखिरी पलों में आपके साथ नहीं था। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहेगा। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की। जब पिता की चिता जली तो दोनों भाइयों की आंखों में अश्रुओं का समंदर उमड़ पड़ा। पिताजी के चले जाने के बाद घर में एक अजीब सा सूनापन छा गया था। शुरू में शोक सभा और रीति रिवाजों के चलते घर में हलचल बनी रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, घर धीरे धीरे खाली और ठंडा महसूस होने लगा। रघु और भोलाराम दोनों अपने अपने तरीके से इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था, भोलाराम ने अपने छोटे भाई रघु को पास बुलाया। उसकी आवाज में हल्की सख्ती और एक अलगसा ठहराव था। उसने कहा, सुनो भाई रघु, अब तो पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। मैंने बहुत सोचा और यह फैसला किया है कि अब तुम्हें अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर यहाँ से जाना होगा। यह घर और सारी जायदाद पिताजी ने मेरे नाम कर दी है, क्योंकि उनके आखिरी समय में मैं ही उनके साथ था। इसीलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। रघु यह सुनकर अवाक रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, भैया आप क्या कह रहे हैं? पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। यह उनकी मर्जी नहीं हो सकती। तभी गंगा, जो अंदर से बातों को सुन रही थी, सामने आ गई। उसने रघु की बात को काटते हुए कहा, देवर जी, आपके भाई जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। पिताजी ने अपने आखिरी समय में कहा था कि रघु को मेरी कोई चिंता नहीं है। वह मुझे इस हालत में भी छोड़कर चला गया। हम ही उनके साथ थे, हमने उनकी सेवा की। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और यह घर हमारे नाम कर दिया। रघु की आंखों में नमी उतर आई। उसने गहरी सांस ली और भरे हुए गले से कहा, नहीं भाभी, यह सच नहीं हो सकता। पिताजी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वह मुझसे नाराज नहीं थे। मैं मान ही नहीं सकता। भोलाराम ने रघु की बात को अनसुना करते हुए कहा, देखो रघु, मैं जानता था कि तुम हमारी बातों पर यकीन नहीं करोगे। इसीलिए मैंने गांव के मुखिया को बुला लिया है। वही अब सबके सामने इस मामले का फैसला करेंगे। रघु स्तब्ध खड़ा था। उसके मन में हलचल मची हुई थी। एक ओर अपने पिता का प्यार था जिस पर उसका अटूट विश्वास था, और दूसरी ओर अपने भाई और भाभी के आरोप जो उसे अंदर तक तोड़ रहे थे। सूरज ढल रहा था और आंगन में तनाव भरा माहौल था। घर के आंगन में गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि यह मामला अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। माहौल में गंभीरता और उत्सुकता का भाव था। रघु और भोलाराम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। भोलाराम और गंगा के चेहरे पर एक तरह की संतुष्टि थी, जबकि रघु और सुमित्रा के चेहरे पर बेचैनी और असमंजस साफ झलक रहा था।
कुछ ही देर में गांव के मुखिया जी वहां पहुंचे। मुखिया जी ने आते ही भोलाराम के हाथ में पकड़े हुए कागज को अपने हाथों में ले लिया और गंभीर आवाज में बोले, यह वह कागज है जो तुम्हारे पिता भूषण ने अपनी मर्जी से लिखा था। इसमें उनकी आखिरी इच्छाएं दर्ज हैं। अब मैं इसे सबके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। मुखिया जी ने कागज को खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं भूषण इस कागजात में अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन जायदाद, खेत और यह घर मेरे बड़े बेटे भोलाराम के नाम होंगे। मेरे छोटे बेटे रघु के लिए मैंने गांव के बाहर पहाड़ी की चोटी के नीचे बनी झोंपड़ी और उसके आसपास की थोड़ी सी जमीन छोड़ी है। मुखिया जी ने पढ़ना खत्म किया और कागज को मोड़ते हुए कहा, यह वही लिखा हुआ है जो तुम्हारे पिताजी ने अपनी मर्जी से लिखा था और इस पर उन्होंने अपना अंगूठा भी लगाया है। रघु अवाक रह गया। उसने आगे बढ़कर मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, क्या आप यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह कागज मेरे पिताजी ने ही लिखा है? मुखिया जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन इस कागज में जो लिखा है वह तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है और उन्होंने इसका प्रमाण अपने अंगूठे के निशान से दिया है। भोलाराम ने तुरंत बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुखिया जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरे भाई रघु और उसकी पत्नी सुमित्रा ने कभी भी पिताजी का ध्यान नहीं रखा, बल्कि इन लोगों ने तो उन पर अत्याचार तक किया। जब पिताजी बीमार थे, ये लोग उन्हें अकेला छोड़कर बाहर घूमने चले गए। इसीलिए पिताजी इनसे बहुत नाराज थे। मैं और मेरी पत्नी गंगा ने उनकी सेवा की, उनके आखिरी पलों में उनके साथ रहे। इसीलिए पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। रघु ने गुस्से और दुख से कांपती आवाज में कहा, मुखिया जी, यह सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी सुमित्रा ने हमेशा पिताजी का ध्यान रखा। हम उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे और पिताजी हमारे साथ बहुत खुश भी थे। यह सब भैया का षड्यंत्र है। मुखिया जी ने अफसोस भरी नजरों से रघु की ओर देखा और कहा, रघु, मुझे पता है कि यह सब सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है कि तुम्हारे पिताजी ने यह कागज लिखा और इसे प्रमाणित किया। उनके फैसले पर मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मुखिया जी के यह कहते ही भोलाराम के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसने विजय भाव से अपनी पत्नी गंगा की ओर देखा, जो अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए मुस्कुरा रही थी। रघु और सुमित्रा के दिल में आंधियां चल रही थी। सुमित्रा ने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा, मानो यह जताने की कोशिश कर रही हो कि वह हर हाल में उसके साथ है। घर के आंगन में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु की आंखें अब भी नम थी और सुमित्रा की सांसें तेज चल रही थी। भोलाराम ने मुखिया जी की ओर रुख किया और अपनी आवाज को और गंभीर बनाते हुए कहा, मुखिया जी, अब आप साफ साफ रघु से कह दीजिए कि वह अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर इस घर से चला जाए। पिताजी ने अपनी वसीयत में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। रघु यह सुनकर टूट सा गया। उसने भोलाराम की ओर देखते हुए कहा, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ। अगर पिताजी मुझसे नाराज थे तो क्या हुआ? क्या आप भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं हैं? क्या मेरे लिए आपके दिल में भी कोई जगह नहीं है? इन बातों को सुनकर मुखिया जी गहरी सांस लेते हुए बोले, रघु, तुम्हारे पिताजी की लिखी वसीयत के अनुसार गांव के बाहर की झोंपड़ी और उसके आसपास की थोड़ी सी जमीन तुम्हारे हिस्से में आई है। तुम्हें अपनी पत्नी को लेकर वहीं जाना होगा। यही तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी। रघु ने असहाय होकर कहा, लेकिन मुखिया जी, वह झोंपड़ी तो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। वहाँ कैसे रहेंगे हम? क्या यह न्याय है? भोलाराम ने बात को वहीं काटते हुए कहा, न्याय? यह सब परिणाम है भाई। पिताजी ने वही किया जो उचित था। जैसा तुमने उनके साथ किया, तुम्हें वैसा ही मिला।
और जैसा मैंने और गंगा ने किया, हमें उसका फल मिला। पिताजी के आखिरी दिनों में हमने उनकी सेवा की, उनका ख्याल रखा। और तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़कर बाहर घूमने चले गए। सुमित्रा, जो अब तक चुप थी, गुस्से में भरकर बोली, भाभी यह सब झूठ है। हमने पिताजी का पूरा ध्यान रखा था। पिताजी हमसे नाराज नहीं थे, वह हमसे बहुत प्यार करते थे। आप लोग झूठ बोलकर हमें यहाँ से निकाल रहे हैं। भोलाराम ने मुखिया जी की ओर मुड़कर कहा, मुखिया जी, इन्हें समझाइए कि हमारे साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। पिताजी की वसीयत स्पष्ट है। यह घर अब हमारा है और इन्हें इसे तुरंत छोड़ना होगा। भोलाराम ने ठहराव भरे स्वर में आगे कहा, मुखिया जी, मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। इन्होंने पिताजी के साथ बुरा व्यवहार किया और उन्हें उनके आखिरी समय में अकेला छोड़ दिया। इन्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। मुखिया जी ने ठंडी आवाज में कहा, रघु, पिताजी की वसीयत के मुताबिक यह घर तुम्हारे बड़े भाई के नाम है। अगर वह नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो तो तुम्हें जाना ही होगा। अब यह उनका अधिकार है। रघु ने थके हुए स्वर में सुमित्रा से कहा, सुमित्रा चलो, अब यह घर हमारा नहीं रहा। भैया ने जो कहा वह मान लो। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, लेकिन जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर पिताजी हमसे नाराज थे तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? रघु ने दर्द भरे स्वर में कहा, पता नहीं सुमित्रा। भैया और भाभी ने यह सब क्यों किया, यह मैं भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो, हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। सुमित्रा और रघु ने अपने सामान को समेटा और आंगन की ओर आखिरी बार देखा। रघु के चेहरे पर हार और दुख की गहरी छाया थी, जबकि सुमित्रा अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, गंगा और भोलाराम के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, लेकिन रघु और सुमित्रा के दिल में यह सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब वाकई उनके पिताजी की मर्जी थी या इसके पीछे कोई साजिश छिपी हुई थी? वह दोनों धीमे कदमों से गांव के बाहर उस जर्जर झोपड़ी की ओर बढ़ गए, जो अब उनकी नई जिंदगी की शुरुआत बनने वाली थी। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। चांदनी आंगन में ठंडी चादर की तरह बिछी थी और भोलाराम अपने कमरे में बैठा मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी गंगा से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक विजयी चमक थी। उसने गंगा की ओर देखते हुए कहा, वाह भाग्यवान, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। पिताजी की छुपाई हुई सारी जायदाद भी हमारी हो गई और यह घर भी। सब कुछ जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। गंगा ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, अजी, मैंने तो पहले ही कहा था कि थोड़ा साहस और चतुराई दिखाएंगे तो यह काम आसानी से हो जाएगा। अच्छा हुआ कि हमने पिताजी के असली कागजात बदल दिए और उन पर उनका अंगूठा लगवा लिया। अब कोई हमें रोक नहीं सकता। पूरी संपत्ति हमारी है और यह घर भी। अब हम दोनों आराम से यहाँ राज करेंगे। भोलाराम हंसते हुए बोला, सच कहूँ गंगा, अगर तुम न होती तो यह सब कभी नहीं हो पाता। अब यह घर और जमीन सिर्फ हमारा है। रघु और सुमित्रा को हमेशा के लिए निकालने में हमने कामयाबी पाली। अब वे दोनों अपनी बदकिस्मती के साथ उस झोंपड़ी में सड़ेंगे। दूसरी ओर रघु और सुमित्रा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए गांव के बाहर झोंपड़ी में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी मुखिया जी वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा दुख और उलझन थी। उन्होंने रघु को पुकारा, रघु, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रघु ने धीमी आवाज में कहा, आइए मुखिया जी। मुखिया जी ने भीतर आते ही रघु की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, पता नहीं तुम्हारे पिताजी को आखिर हुआ क्या था। उन्होंने अपनी वसीयत में तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, यह बात मेरी समझ से बाहर है। पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे पिताजी की सबसे ज्यादा सेवा किसने की है। लेकिन जो भी हुआ,
सच यही है कि अब यह संपत्ति और घर तुम्हारे भाई भोलाराम के नाम है। रघु ने मुखिया जी की बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसकी आवाज में अब भी दृढ़ता झलक रही थी। उन्होंने कहा, मुखिया जी, मुझे जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है। अगर पिताजी ने अपनी मर्जी से सब कुछ भैया के नाम कर दिया है तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन यह बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही है कि पिताजी के मन में हमारे लिए इतनी नफरत थी। आखिर हमने ऐसा क्या किया था जो उन्होंने हमें इस तरह दंडित किया? मुखिया जी रघु के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, रघु, मुझे तुम्हारी बातों से पूरी सहानुभूति है, लेकिन कभी कभी बड़ों के मन में ऐसी बातें घर कर जाती हैं जिनका पता चलना मुश्किल होता है। खैर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर मुखिया जी वहां से चले गए। रघु ने उन्हें जाते हुए देखा और गहरी सांस ली। उसने सुमित्रा की ओर देखा जो अब भी अपनी जगह पर चुप बैठी थी। रघु ने सुमित्रा का हाथ थामते हुए कहा, सुमित्रा, हो सकता है यह हमारी परीक्षा का समय हो, लेकिन याद रखना, हम इस स्थिति का सामना साथ मिलकर करेंगे। यह घर और जमीन भले ही हमारे न रहे हों, लेकिन हमारी ईमानदारी और प्यार को कोई हमसे नहीं छीन सकता। सुमित्रा ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए सहमति जताते हुए कहा, जी मैं जानती हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और झोंपड़ी के बाहर चांद की रोशनी में एक नई सुबह की उम्मीद तलाशने लगे। रात के सन्नाटे में रघु और सुमित्रा अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, लेकिन उनके मन में चल रहे विचारों का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा था। सुमित्रा ने उसके पास आकर धीरे से कहा, क्या सोच रहे हो जी? इतने परेशान क्यों हो? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमित्रा, मैं सोच रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे। पिताजी ने हमारे लिए यह झोंपड़ी और थोड़ी सी जमीन छोड़ी, लेकिन मुझे यह बात कचोट रही है कि उनके मन में हमारे लिए इतनी नफरत थी। क्या हमने सच में उन्हें इतना दुख दिया था? सुमित्रा ने उसके हाथों को थाम लिया और प्यार भरी आवाज में कहा, नहीं जी, पिताजी आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते थे। उन्होंने आपसे हमेशा बहुत प्यार किया है। शायद उनकी कोई सोच रही होगी जो हम नहीं समझ पाए। पर अब हमें इस सब के बारे में सोचने के बजाय अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। आप कल मुखिया जी के पास जाइए, वे आपको कोई काम जरूर दिलवा देंगे। अब चलिए अंदर और थोड़ा घर साफ कर लेते हैं। रघु ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों झोंपड़ी के अंदर गए और सफाई करने लगे। सुमित्रा ने झाड़ू उठाई और कोने कोने से मिट्टी हटाने लगी। झोंपड़ी की दीवारों पर मकड़जाल और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सफाई करते करते सुमित्रा को जमीन में कुछ कठोर चीज महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो मिट्टी में कुछ घड़े दबे हुए थे। सुमित्रा ने जोर से आवाज लगाई, सुनिए, जरा जल्दी अंदर आइए। रघु दौड़ते हुए अंदर आया और घबराते हुए बोला, क्या हुआ भाग्यवान, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सुमित्रा ने उंगली से जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, सफाई करते समय मुझे ये 4-5 मिट्टी के घड़े मिले हैं। इनमें क्या हो सकता है? रघु ने आश्चर्य से उन घड़ों को देखा। उसने धीरे धीरे एक एक करके घड़ों का ढक्कन खोला। जैसे ही पहला घड़ा खुला, उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसने दूसरा घड़ा खोला, वह भी सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। सारे घड़े धन संपत्ति से ठसाठस भरे हुए थे। सुमित्रा हैरान होकर बोली, यह तो चमत्कार है। पिताजी ने ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने ये सब धन यहाँ क्यों छुपाया? रघु ने घड़ों को देखते हुए भावुक स्वर में कहा, अब समझ में आया कि पिताजी ने हमें यह झोंपड़ी क्यों दी।
वे जानते थे कि यह संपत्ति हमारे लिए है। शायद वे चाहते थे कि हम इसे खुद खोजें और इसे अपनी मेहनत से पाएं। पिताजी हमसे नफरत नहीं करते थे, बल्कि वे हमारे लिए यह अनमोल तोहफा छोड़ गए थे। रघु तुरंत उठा और बोला, मैं अभी मुखिया जी को यह सब बताने जाता हूँ। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस धन के बारे में उन्हें जानकारी दें। रघु मुखिया जी के घर पहुंचा और उन्हें सारी घटना बताई। मुखिया जी ने गहरी दिलचस्पी से सब सुना और कहा, रघु, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे यह सब बताया। चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ। मुखिया जी रघु के साथ झोंपड़ी पहुँचे। जब उन्होंने घड़ों में भरा सोना देखा तो उनके चेहरे पर भी आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने रघु की ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी ने यह धन यहाँ छुपाकर तुम्हारे लिए बड़ी समझदारी का काम किया। यह धन तुम्हारे संघर्ष का परिणाम है। तुम्हें अपनी मेहनत से इसका उपयोग करना चाहिए। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग रघु की किस्मत और ईमानदारी की चर्चा करने लगे। रघु और सुमित्रा ने यह समझ लिया कि उनकी जिंदगी की असली पूंजी उनकी ईमानदारी और मेहनत थी और यही उन्हें आगे ले जाने वाली थी। झोंपड़ी से मिली यह विरासत उनकी नई शुरुआत का आधार बनी और उनकी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ी। गर्म दोपहर का समय था। भोलाराम अपने आंगन में आराम कर रहा था जब अचानक गांव का एक आदमी भागता हुआ आया। हाम फते हुए उसने कहा, भोलाराम भाई, गजब हो गया। भोलाराम ने चौंक कर पूछा, अरे भाई, क्या गजब हो गया? सांस तो ठीक कर पहले। वह आदमी उत्तेजित स्वर में बोला, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे छोटे भाई रघु की झोंपड़ी से सोने के सिक्कों से भरे 4-5 घड़े निकले हैं। भोलाराम अविश्वास में पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आदमी ने दृढ़ता से कहा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर खुद देख लो। यह बात अब पूरे गांव में फैल चुकी है। लगता है बस तुम्हें ही पता नहीं था। भोलाराम का चेहरा क्रोध और हैरानी से लाल हो गया। वह तुरंत अपनी पत्नी गंगा के पास गया और गुस्से में बोला, अरे भाग्यवान, सुना तुमने? पिताजी ने सारे सोने के घड़े उस झोंपड़ी में ही छुपा रखे थे और हमें खबर तक नहीं की। चलो देखना पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। गंगा ने फौरन अपनी साड़ी ठीक की और दोनों रघु के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर भोलाराम ने तेज स्वर में रघु को पुकारा, रघु, बाहर आओ। भोलाराम ने गुस्से में कहा। रघु बाहर आया और शांत स्वर में पूछा, क्या बात है भैया? भोलाराम ने घड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब मेरा है। पिताजी ने मेरे लिए ही यह धन यहाँ छुपा कर रखा था। रघु ने आहत स्वर में जवाब दिया, भैया, इसका क्या मतलब? क्या आपको पहले से इस खजाने का पता था? भोलाराम ने सिर ऊंचा करते हुए कहा, हाँ, मुझे पहले से मालूम था। पिताजी ने मरने से पहले मुझे इस खजाने के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ रखा हुआ है। रघु का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने तंज कसते हुए कहा, भैया, आपने तो मुझे इस खजाने के बारे में कभी बताया ही नहीं। आप एक नंबर के मक्कार, धोखेबाज और लालची हैं। भोलाराम ने अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम कब का इसे हथिया लेते। तभी पास खड़े मुखिया जी बोले, भोलाराम, अब ये धन तुम्हारा नहीं है। कानूनी तौर पर यह घर और इसकी हर चीज रघु की है, इसलिए इस खजाने पर भी रघु का ही अधिकार है। भोलाराम को जैसे करारा झटका लगा। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुखिया जी, ये कागजात नकली हैं। हमने पिताजी के मरने से पहले उनके अंगूठे का निशान एक खाली पन्ने पर लिया था और फिर उस पर झूठी वसीयत लिखकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। मुखिया जी यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भोलाराम, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। एक मरते हुए इंसान का विश्वास तोड़ा है। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
मैं इस मामले की शिकायत उदयपुर के राजा महाराज कौशल देव के पास करूंगा। यह सुनकर गंगा रोते हुए मुखिया जी के पैरों पर गिर पड़ी। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। यह सब मैंने ही भोलाराम से करने को कहा था। मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। कृपया हमें माफ कर दीजिए। मुखिया जी ने सख्त स्वर में कहा, तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। जो पाप तुमने किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर रघु की आंखों में आंसू भर आए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वे मुझसे प्यार करते थे और अपने आखिरी समय में भी मुझे याद कर रहे थे। भोलाराम ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ रघु, तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। वे चाहते थे कि तुम इस खजाने को खोजकर अपनी मेहनत से इस्तेमाल करो। भोलाराम ने सिर झुकाकर कहा, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। रघु ने कड़े शब्दों में कहा, भैया, धन संपत्ति का मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पिताजी के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोला। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपकी सजा यही है कि आप मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाएं। भोलाराम और गंगा शर्म से गहरे गड्ढे में गिरते से महसूस कर रहे थे। वे बिना कुछ बोले वहां से चले गए। रघु ने सुमित्रा का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे पास जो भी है वह हमारी मेहनत से होगा। पिताजी ने जो दिया है वह उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान है, और इस तरह सच और ईमानदारी ने लालच और धोखे पर जीत हासिल की।